कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य रेलवे ने ही सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार ट्रेनों और प्लेटफॉर्मों पर मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों के विरुद्ध में ही अभियान तेज कर दिया है। बता दें आपको कि बीते ही 12 जनवरी को मध्य रेलवे के स्टेशनों पर ही मास्क नहीं पहनने के लिए 256 व्यक्तियों को ही दंडित किया गया और इसके 44,900 रुपए उनसे जुर्माने के रूप में वसूला भी गया है। और ये भी आपको बता दें कि जनवरी 2022 में अभी तक कुल 2,293 व्यक्तियों को मास्क नहीं पहनने पाया गया है और उनसे 3.93 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। मध्य रेलवे ने ही कोविड अनुरूप व्यवहार के ही सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार यात्रियों के मास्क नहीं पहनने के विरुद्ध में ही अप्रैल 2021 से यह अभियान शुरू किया था, जो अब तेज हो गया है। मध्य रेल पर भी टिकट जांच कर्मियों की विशेष टीम ने ही कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुसार मास्क, फेस कवर नहीं पहनने के लिए कुल 30,375 यात्रियों को पकड़ा है। उन पर भी 50.20 लाख रुपए की राशि का जुर्माना लगाया और मध्य रेलवे ने यात्रियों से ही उचित और वैध रेलवे टिकट के साथ ही यात्रा करने और कोविड-19 के लिए अनिवार्य सभी मानदंडों का भी पालन करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज यानी गुरुवार को ही आपको बता दें कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब 172 उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची तय की गई और उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 15 जनवरी को जारी हो सकती है। बीजेपी के ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअल रूप से ही बैठक में शामिल रहे। बैठक को लेकर दिल्ली में ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में आज 172 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के संबंध में बहुत ही उपयोगी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हम 2022 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करेंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में ही उच्च स्तरीय बैठक पिछले 2 दिन से लगातार चल रही थी। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान 2 दिन में यानी 15 जनवरी तक किया जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी के ही 125 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और पहली सूची में ही 40% महिलाओं को टिकट दिया गया है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के नामों का ऐलान करते हुए ये भी कहा कि ये सभी महिलाएं संघर्ष करने वाली हैं। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने ही उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा देवी को भी टिकट दिया है और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही प्रियंका गांधी ने कहा कि 125 उम्मीदवारों की सूची में से 50 महिलाएं हैं और हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और पूरे प्रदेश में नई राजनीति की पहल करने वाले प्रत्याशी हों और उन्होंने ये भी कहा कि पहली सूची में ही 40% युवाओं को ही भी टिकट दिया गया है। हमारी कोशिश ये है कि हम इनके माध्यम से ही यूपी की राजनीति को नई दिशा देने में कामयाब होंगे। प्रियंका ने यह भी कहा कि इस लिस्ट में ही कुछ महिला पत्रकार हैं और एक अभिनेत्री हैं और बाकी संघर्षशील हैं, महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए कई साल संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने ही जीतने और लड़ने की क्षमता देखकर ही महिला उम्मीदवारों को चुना है। आज यूपी में ही तानाशाही सरकार है और हमारी कोशिश मुद्दों के केंद्र में लाने की है। नेताओं के कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हर चुनाव में होता है, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ घबरा जाते हैं। हमारे संघर्ष की हिम्मत की जरूरत है और किसी के जाने से दुख तो होता ही है। आम आदमी पार्टी ने ही पंजाब में सीएम का उम्मीदवार घोषित करने से पहले ही एक और बड़ा दांव खेल दिया है। सीएम पद का चेहरा घोषित करने के लिए आम आदमी पार्टी पंजाब के वोटर्स की राय लेगी और इसके लिए भी पार्टी ने मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के इस दांव से ही भगवंत मान की उम्मीदवारी पर एक बार फिर से पैच फंसता हुआ नजर आ रहा है।
आम आदमी पार्टी ने ही गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि फोन कॉल के जरिए आप सीएम उम्मीदवार तय होगा और नंबर पर कॉल करने के बाद पूछा जाता है कि आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन चाहिए और बीप की आवाज के बाद जिसे भी कॉल करने वाला आपके मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखना चाहता है उसका नाम लेना पड़ता है। नंबर पर की जाने वाली हर कॉल अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी रिकॉर्ड कर रही है और हालांकि आम आदमी पार्टी के इस कदम की वजह से ही संगरूर से सांसद भगवंत मान की उम्मीदवारी में भी पेच जरूर फंस गया है। अभी तक ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी के ही सीएम का चेहरा बनने की रेस में ही भगवंत मान सबसे आगे है। और इतना ही नहीं, अब अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को ही पंजाब पहुंचने के बाद कहा कि एक हफ्ते के बाद सीएम के चेहरे से पर्दा हटाया जाएगा। तो ऐसा माना गया है कि भगवंत मान का नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन अब पार्टी के इस दाव से ही भगवंत मान को कई चुनौतियां मिल सकती हैं। भगवंत मान के समर्थकों की ओर से लगातार आम आदमी पार्टी पर सीएम का उम्मीदवार घोषित करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यूपी चुनाव से पहले विधायकों और मंत्रियों के इस्तीफे से बीजेपी को एक के बाद एक झटका भले ही लग रहा हो, लेकिन इन सब के बीच ही औरिया की राजनीति पर कितना असर पड़ सकता है और ये समय आने पर पता लगेगा। विधुना विधायक विनय शाक्य के सपा में ही जाने की खबर से ही इस जिले की राजनीति भी गरमाई हुई है। विधायक की बेटी ने ही चाचा पर अपने पिता का अपहरण होने की बात कही तो वही पिता ने भी अपहरण की बात से साफ इनकार कर दिया और अब ऐसे पार्टी पर भी नेताओं का अपना दावपेच लगा हुआ है। और यह जिले के विधुना से बीजेपी विधायक के ही सपा में जाने की चर्चा जोरों पर है और सपा में ही जहां इस बात को लेकर खुशी है तो वही बीजेपी में भी कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि विधायक विनय शक्य अपने भाई दिनेश शक्य को ही सपा से टिकट दिलवा सकते हैं और इन सब के बीच ही बीजेपी के नेताओं का कहना है कि विधायक किसी भी पार्टी का क्यों ना हो वो अपना स्वार्थ देखता है और लेकिन आने वाले समय में अंत जरूर होता है। सपा के नगर अध्यक्ष दीपक चौधरी का कहना है कि इस बार मोदी लहर थी और इस बार सपा लहर है, सरकार भी सपा की बनेगी। भले ही इन नेताओं का अपने अपने राजनीति का अनुभव हो, लेकिन बीजेपी विधायक विनय शक्य के ही बेटी के वीडियो वायरल होने से ही एक बात तो तय है कि पारिवारिक कलह कहीं ना कहीं तो यहाँ चल ही रही है। चाचा भतीजी टिकट को लेकर भी एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं।